नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है और 2026 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे हमको 2026 बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है, तो देखेंगे कैसे पूछा गया है क्वेश्चन। उसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करके जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर क्लिक किए हैं तो अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। इसमें हमको कुछ सवाल भी कराएंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको बताएंगे भी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ दिया गया है कि आपका समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट कुल दिया रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित 15 मिनट आपको कोई रोकेगा नहीं। आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा और समझने के लिए दिया जाएगा। ठीक है ना। देखिए कि प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। जो आपका पेपर है एक खंड 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। ठीक है। खंड अ तथा खंड ब 3 भागों 1 2 3 भागों में विभाजित है। जो खंड अ है वो भी 3 भागों में और जो खंड ब है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है और जो खंड अ है उसमें बहुविकल्पीय यानी कि एक एक नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर ओम आर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरे। यानी कि अगर आपको जो सही लगे उसी का उत्तर क्या करेंगे, आपको ओ मार्कशीट मिलेगा। उसमें अच्छे तरीके से नीले पेन लेके जाना है और काले बाल पेन का यूज करना है और गोले अच्छे तरीके से भरना है। आपको 2 गोले साथ में नहीं भरना है, नहीं तो गलती की संभावना हो सकती है और उस पे नंबर आप लोग को नहीं मिलेगा। उसके बाद से हम लोग आते हैं खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हम लोग देखा गया है कि खंड अ में क्या किया गया है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 से ज़्यादा नंबर नहीं दिया जाएगा। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न हुए हैं। तो वर्णनात्मक प्रश्न है, जो भी प्रश्न पूछा गया है खंड ब में उसको आपको वर्णन करना है यानी कि लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि जो भी प्रश्न पूछा गया है उसके बगल में साइड में देखेंगे, यानी कि प्रश्न ये हो गया, प्रश्न के इधर देखेंगे तो उसका अंक निर्धारित किया गया है। तो इस पे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर देख लीजिएगा अंक ज़्यादा नंबर के है तो उसे छोड़ के नहीं आना है, उसे आप लोग को करके सवाल को आना है। ठीक है ना। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। फिर से सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि सभी आपको प्रश्न करना अनिवार्य है। तो आप लोग इस बारे में, पेपर के बारे में समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं तो देखेंगे प्रश्न के बारे में। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न कि निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा सीधा प्रतिबिंब होता है। आप लोग दर्पण के बारे में पढ़े होंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के बारे में पढ़ा दिया गया है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है यानी कि हम लोग को जो चेहरा बनता है, अगर उत्तल दर्पण के सामने जाएंगे तो आप लोग का जो चेहरा बनेगा वह कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अगर वही आपका अवतल दर्पण दे दिया जाए और वहाँ पे आपको देखा जाए तो वहाँ पे कौन सा बनेगा, वो आपका इमेज यानी कि उल्टा बनेगा। और जब समतल दर्पण के सामने जाएंगे तो आपका क्या बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। जिस प्रकार जितने बड़े रहेंगे उतना ही बड़ा दिखाई देगा, आभासी दिखाएगा और सीधा दिखाई देगा। तो आप लोग इस बारे में समझ गए होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। देख लीजिए यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग का किससे, ये आप लोग समझ गए होंगे। उसमें का है जो उसको कहते हैं, याद नहीं आ रहा है, जैसे
अभी याद आएगा तो बता देंगे। तो ए है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से आपको 3 नंबर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब देखिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग हम लोग जानते हैं जारा दृष्टि दोष में होता है। फिर से अगर यहीं से क्वेश्चन बदल के 2026 में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन उसका और भी दिमाग बदल जाए तो क्या करेगा कि किस दृष्टि दोष के निवारण हेतु में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि में किया जाता है। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, तो निकट में बड़ा अक्षर है यानी कि अवतल लेंस। अगर दूरदृष्टि कहेगा तो उसको अवतल लेंस कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए द्विफोक्सी लेंस, दुई हो गया है, फोकस हो गया है, तो यहाँ पे हो गया जारा और दृष्टि। तो यहाँ पे जारा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या और पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान न दीजिए, जो हम लिखे हैं उस पर देखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत का मात्रक एम्पियर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और विद्युत का सूत्र याद कर लीजिए, विद्युत का हम सूत्र बता दें तो विद्युत का सूत्र होता है R इक्वल टू, क्या होता है, R इक्वल टू V बाई ए, नहीं सॉरी, क्या पूछा गया है कि विद्युत का मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत का सूत्र क्या होता है कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। यहाँ से आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ये सूत्र होता है। और यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा कि विद्युत का सूत्र होता है। और यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ देगा कि विद्युत का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे पूछ देता है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, क्या है, ओम है। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिए। ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग को बस बोर्ड एग्जाम में नहीं, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जब आप लोग याद रखेंगे तो पहले भी आप लोग कर लेंगे। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पे बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। तो प्रतिरोधकता का मात्रक आता है ओम मीटर होता है। यहाँ विद्युत सर्किट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ से देख लीजिए क्या हुआ है कि इसको जब हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे इसको अच्छे तरीके से। अगर आप लोग को पढ़ाई करना है अच्छे तरीके से तो हमारे प्रताप स्टडी पॉइंट पे अच्छे तरीके से जुड़ जाइए और यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, वो भी एग्जाम तक, ठीक है ना। तो अगर कोई भी आपके घर के बच्चे हों तो उनको बता दें कि प्रताप स्टडी पॉइंट पे पढ़ाई। अब देखिए जब भी हम सवाल करते हैं तो किस बात का ध्यान रखते हैं आप लोग, हमारा एक बात समझ लीजिए कि जब भी आप न्यूमेरिकल करें, साइंस में सवाल करें तो विशेष बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिए 120 वाट, यहाँ पे वाट लिखा है तो इसके मात्रक से पता करिएगा। तो वाट किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का। और विद्युत शक्ति को हम लिखते हैं P और इसको कितना दे दिया है, विद्युत शक्ति 110 क्या दिया है, वाट दिया है। क्या दिया है, वाट। क्या दिया है, वाट। तो आप लोग पहले मात्रक से पहचानिए क्या दिया गया है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे। तो 120 वोल्ट लिखा है तो वोल्ट जानते हैं कि वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का, यानी कि V इक्वल टू हम लोग का दे दिया है 220 वोल्ट। यहाँ से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप लोग को समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से जब आपको मात्रक याद रहेगा ना तो आप लोग पहचान जाएंगे आप लोग को क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है
एक विश्व प्रति आई हम लोग को ज्ञात करना है। तो आप आई ज्ञात करना है, क्या दें, विद्युत बल में धारा, धारा कहेगा तो हम लोग आई, विद्युत धारा होता है, आई हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग किस प्रकार, तो इसका एक सूत्र होता है P इजकल टू भी और आई होता है। तो यहाँ पे आई है तो आई को अकेले कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा P बटा भी इजकल टू आई, आई यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो P का मान दिया है 110 और भी का मान दे दिया है 220। तो यहाँ से हम लोग आई का मान ज्ञात करेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 11 एकम 11, 11 दूना के 22। अब इसको हम जब भाग देंगे तो क्या होगा कि 2 से भाग दे रहे हैं, तो एक 0.1 यानी कि 2 पचे 10, यानी कि कितना बार में कटा है आप लोग का 0.5 कितना हो गया विद्युत धारा। लेकिन यहाँ पे अभी भी सवाल आपका गलत है, जब तक आप मात्रक नहीं लिखेंगे तब तक सवाल गलत ही रहेगा। तो आप लोग को मात्रक लिखना जरूरी है, यानी कि विद्युत का मात्रक एम्पियर होता है। और कितना एम्पियर आया, 0.5 एम्पियर आया इसका उत्तर। तो इस प्रकार सवालों को हल करना सीख जाइए, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं तो देखेंगे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको तो नहीं लगता है, कि किसी धारावाहिक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है। अब यहाँ से आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कुछ है, यहाँ से आ जाइए आप लोग कि यहाँ से क्रियात्मक समूह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जहाँ COO रहेगा तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल या समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह बोलते हैं। जहाँ पे COO और 2 R जुड़ा हो, यहाँ पे R जुड़ने के लिए 2 चीज़ें छोड़ा गया है, तो वहाँ कीटोन समूह होगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। फिर से जहाँ पे OH दे दिया जाए तो ये एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा, एल्कोहल समूह हो जाएगा, यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा। जहाँ पे CHO एक R जोड़ने के लिए, जहाँ पे 2 R जोड़ने के लिए छोड़ा गया हो वहाँ पे कीटोन समूह, जहाँ पे एक R छोड़ने के लिए छोड़ा गया हो वहाँ पे एल्डिहाइड समूह होगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो वह कौन सा समूह होगा, एल्केन समूह होगा। क्या होगा, एल्केन समूह। कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हो, इसको सिंगल बॉन्ड, सिंगल मतलब होता है अकेला, सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एल्केन समूह। कौन सा समूह, एल्केन समूह। और एल्केन समूह का सूत्र बोलता है CnH2n+1। अगर आप लोग को बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस आया इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अगर यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एल्कीन समूह, और इसका सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, इसको सूत्रों को भी याद रखिएगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच 3 गो बंद हो, देख रहे हैं 3 गो है कार्बन कार्बन के बीच, तो उसको बोलेंगे एल्काइन। कौन सा, एल्काइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्काइन। इसका सूत्र होता है CnH2n-1। इसको आप लोग, बहुत ही बड़ी बात है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं और आगे प्रश्न बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप लोग ध्यान दीजिएगा। CaOCl2 का प्रचलित नाम किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे है जो 3 दिया है, इनका भी सूत्र क्या होता है अगर पूछ दे तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3। ये बहुत ही बड़ी बात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देख लीजिए, CaSO4 ½ H2O, यहाँ से याद कर लीजिएगा। धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O। ऐसे आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। अब जब ये पूछा गया है तो इन तीनों में से ज़रूर पूछेगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन कुछ है आप लोग देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बायोलॉजी का हम करा देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से।
अभी यहाँ से देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो हम लोग अब 3 कर देंगे, लेकिन अब लेके आए हैं हम अच्छे तरीके से। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा जारा दृष्टि दोष। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए आवर्धन सूत्र यम इक्वल टू एच आई ओ एच ओ आई, या तो यम इक्वल टू वी बाई यू। यहाँ से भी क्वेश्चन सूत्र से भी पूछा जा सकता है। दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए तथा जबकि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो यहाँ से देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको हम अगर आप लोग कहेंगे तो इसको हम लोग अगर कमेंट करेंगे तो इसको हम लोग करके आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे पूछा गया, अगर आप लोग वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करें तो ज़रूर हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, और इसको अच्छे तरीके से उस सवाल को, इस सवाल को दोनों को हम हल करके अच्छे तरीके से हम इसको बताएंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में उपयुक्त उदाहरण सहित तो अंतर दीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, यहाँ पे कुछ आया है तो अच्छे तरीके से इसको करा देते हैं हम लोग। देखिए कि स्वपोषी पोषण, जिस पोषण विधि में जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। उसी के विपरीत होता है विषम पोषी, जिस पोषण विधि में जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है उसे कहते हैं विषम पोषी पोषण। और विषम पोषी पोषण का उदाहरण है मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस। एक क्या है विषम पोषी का उदाहरण है। स्वपोषी के उदाहरण है हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। ये हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश लेते हैं, जमीन से पानी ले लेते हैं और क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या करते हैं अपना, और कार्बन डाई के उपस्थिति में वे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, स्वयं से बनाते हैं। जबकि जो मनुष्य है वह क्या है, स्वयं से भोजन नहीं बनाता है, इसलिए उसे विषम पोषी पोषण कहा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।